हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा नया टॉपिक क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा नया टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। साथ ही साथ मातृभाषा के बारे में, थोड़ा सा राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, मन के भाव और अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाता है, शब्दों के माध्यम से उन्हें प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है। तो सरल शब्द में भाषा वह माध्यम है जिससे हम बोलते, सुनते, पढ़ते और लिखते हैं। हम को हमारी कोई बात किसी तक पहुंचानी है, हम भाषा का ही तो प्रयोग करेंगे। हम हमारे विचार किसी तक कैसे पहुंचाएंगे? भाषा का प्रयोग करेंगे। मन के भाव शब्दों के माध्यम से प्रकट करेंगे, तभी तो दूसरा उसे समझ पाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो सरल शब्दों में भाषा वह माध्यम है जिससे हम बोलते, सुनते, पढ़ते और लिखते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा तीन प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं, जैसे भाषण देना, रेडियो सुनना, फोन पर बातचीत करना, ये सब हम बोलते हैं और सुनते हैं, मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जब हम कुछ सुनेंगे तभी हम उसका रिप्लाई कर पाएंगे। जब हम रिप्लाई करते हैं, किस साधन से हम बातचीत कर रहे हैं, वही साधन हमारा भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, विचार लिखकर या पढ़कर व्यक्त किए जाते हैं। जब भी, जैसे कि पत्र, हमें हमारी बात किसी तक पहुंचानी होती है, हम बोल नहीं पाते हैं तो हम लिखित में कोई संदेश भेजते हैं, जैसे कि पत्र लिखना। पुस्तक पढ़ना, समाचार पढ़ना, ये सब लिखित भाषा के ही रूप होते हैं। सांकेतिक भाषा, संकेत के द्वारा इशारों से कोई बात व्यक्त करना, संकेतों से अपने विचारों को व्यक्त करना। जैसे बधिरों की भाषा साइन लैंग्वेज होती है, ट्रैफिक का संकेत होता है। हम जब कहीं हम जाते हैं बाहर, आपने देखा होगा रोड पर, रास्ते पर, हमको कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो बीच बीच में वहां लिखा होता है और एरो बना होता है, मीन्स हमको यू टर्न लेना है, हमको स्ट्रेट जाना है। वो जो साइन लैंग्वेज होती है वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। मीन्स संकेत के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, हमें किधर जाना है। रेस्टोरेंट कोई आया है तो वहां पे पहले से एक साइन होगा। तो ये सारी चीजें सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आती है। भाषा के रूप। भाषा के रूप जानते हैं। बोली। बोली क्या होती है? बोली छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है और इसका कोई साहित्य नहीं होता। जो छोटे क्षेत्र होते हैं वहां पर बोली बोली जाती है, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी और मैथिली। ये छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, लेकिन हम देखेंगे कि हमें ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, दोनों में ही इसका समृद्ध साहित्य मिलता है। अगर मैं ब्रज भाषा की बात करूं तो ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदर सुंदर कृतियां सूरदास जी ने लिखी है, उनके द्वारा लिखा गया है। सूर साहित्य, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सब ब्रज भाषा में लिखा गया है। वहीं अवधी भाषा की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा हमारा हिंदी साहित्य का महाकाव्य लिखा गया था रामचरितमानस। और किनके द्वारा लिखा गया था वो आप मुझे बताएंगे। वो अवधी भाषा में लिखा गया था। तो बोली जो होती है, छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है।
इसका कहीं साहित्य होता है, इसका कहीं साहित्य नहीं होता। परंतु यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भोजपुरी का कोई साहित्य नहीं मिलता। हाँ, इसका लोक साहित्य जरूर मिलता है हमें। और मैथिली, विभाषा, विभाषा क्या है? बड़े प्रदेशों में बोली जाती है और इसका साहित्य होता है। जो विभाषा होती है बड़े प्रदेशों में बोली जाती है, जैसे हम राजस्थान की बात कर ले, जैसे हम महाराष्ट्र की बात कर ले, हम मध्य प्रदेश की बात कर ले, यहाँ पर तो कई तरह की विभाषाएं बोली जाती है, बोली भी बोली जाती है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषा है वो आदिवासी भाषा है, निमाड़ी भाषा है, निमाड़ी भी बहुत बोली जाती है। राष्ट्रभाषा, राजस्थानी में हमको इसका मिलता, राजस्थानी भाषा से अगर हम समझें तो यहाँ पर मारवाड़ी होता है, मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, मालवी भाषा बोली जाती है जो कि इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, नागदा आदि में बोली जाती है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा पूरे देश में व्यवहार की भाषा होती है। परंतु समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमारे भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं, हमारे भारत का संविधान कभी भी किसी को राष्ट्रभाषा बनाने का महत्व नहीं देता, कभी किसी को राष्ट्रभाषा बनाने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि राष्ट्रभाषा कभी नहीं होती। वो उस देश की, वो उस राज्य की राजभाषा जरूर हो सकती है। चूंकि यहाँ पर देखें हम कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है, ये संपर्क भाषा है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये व्यवहार की भाषा है। इसमें सरकारी कामकाज इसी भाषा में किए जाते हैं। जैसे कि हम राजभाषा की बात करें, यहाँ पर मैंने फिर आपसे कहा कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश का संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की इजाजत नहीं देता। राजभाषा की जब हम बात करें तो इस भाषा में सरकारी कामकाज की भाषा को ऐड किया जाता है। मीन्स जो भी हमारे संविधान के, हमारे संघ के जो कार्य हैं वो राजभाषा में ही किए जाते हैं, और इसको 343 अनुच्छेद के तहत माना गया है। मीन्स इस अनुच्छेद में हमने राजभाषा का संविधान लिखा है। क्योंकि जो भी संपर्क भाषा होती है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, सरकारी कामकाज की भाषा होती है, वो राजभाषा हो सकती है। फिर चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही बराबर का दर्जा दिया गया है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण समझें कि जो आंध्र प्रदेश है वहां पर ना हिंदी, हिंदी तो बिल्कुल नहीं चलती। अब हमें यहाँ से उन्हें कुछ ऑफिशियल नोटिस देना है, कोई मैसेज करना है, तो हम हिंदी में तो नहीं भेजेंगे, अनडाउटेडली वहां पर जाएगा कैसे नोटिस? इंग्लिश भाषा में। तो इंग्लिश भाषा में जब नोटिस जाएगा तो वहां पर, इंग्लिश तो उनकी राजभाषा हुई, वहां पर सब इंग्लिश को अच्छी तरह जानते हैं, तो हिंदी ना यूज करके हम वहां पर इंग्लिश का यूज करेंगे। तो आप इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं कि जहां पर हिंदी ना चले वहां पर इंग्लिश से काम किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय भाषा, वही जो अभी मैंने आपको समझाया कि अंतरराष्ट्रीय भाषा विश्व स्तर पर व्यवहारिक कार्य करने हेतु, जिसमें अंग्रेजी सर्वोपरि है। लिपि, लिपि क्या है? लिपि हम जो लिखते हैं, हम हमारा जो लिखित कार्य करते हैं वो साधन क्या है, वो कहलाता क्या है? वो लिपि कहलाता है, वो चिन्ह कहलाते हैं, वो ध्वनि चिन्ह होते हैं। लिपि उन लिखित चिन्हों की व्यवस्था है जिनके द्वारा भाषा को कागज पर लिखा जाता है। कि देखिए यहाँ पर लिपि लिखित चिन्हों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम भाषा को कागज पर लिखते हैं, वो चिन्ह कहलाते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप है। लिपि के बिना भाषा को स्थायी रूप में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। मीन्स आपके पास जो दस्तावेज है, जो पुरानी प्रतिलिपि है, कोई साहित्य है, वो किसी न किसी लिपि में तो होगा ना। तो उसको जब सुरक्षित रखा गया है, उसको हम पढ़ पाए, उसको हम पढ़ के समझ पाए, हमारी अगली पीढ़ी तक हम पहुंचा पाए, तो वो लिपि का ही माध्यम है कि कोई भी उसको पढ़कर समझ सकता है। जैसे हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है।
केवल हिंदी में ही नहीं, हिंदी के अतिरिक्त भी कई भाषाएं हैं जिसमें देवनागरी लिपि में जिसे लिखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं देवनागरी लिपि में यहाँ हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो आदि भाषा को लिखा जाता है। और ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है और सबसे प्रचलित भारतीय लिपि है। मीन्स हम जो लिपि चिन्ह लिख रहे हैं, देखिए ये जो लिपि चिन्ह, ये जो लिखावट है, इसकी बनावट है वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है और संघ में भी इसे देवनागरी लिपि में ही मान्यता दी गई है 343 अनुच्छेद के तहत। रोमन, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन विश्व में सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली लिपि है। उर्दू, नस्तालिक उर्दू, अरबी, फारसी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है और देवनागरी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। गुरुमुखी पंजाबी गुरु अंगद देव जी के द्वारा इस लिपि को विकसित किया गया था। गुजराती, गुजराती लिपि में लिखा जाता है, परंतु इसको जब लिखा जाता है तो इसमें जो शिरोरेखा होती है, जो इसमें आप देख रहे हैं, ये जो शिरोरेखा बनी हुई है मीन्स उसके सिर लगाना, ये इस तरह से, जिससे मैंने ये लिखा देवनागरी, लेकिन उसका ये सिर मैंने उसको यहाँ पैक नहीं किया, ये केवल इस तरह लिखा जाएगा। तो ये गुजराती की लिपि हो गई। बांग्ला, बांग्ला और असमिया पूर्वी भारत में प्रयुक्त की जाती है। तमिल, तमिल दक्षिण भारत की प्राचीन लिपि है। जो तमिल है वो दक्षिण भारत की प्राचीन लिपि मानी जाती है। चीनी चित्र आधारित लिपि होती है। मिस चीनी हम जब लिखते हैं, एक्चुअली मैंने तो नहीं लिखी ना मैंने देखी, बट वो चिन्ह चिन्ह डब्बे डब्बे टाइप कुछ होता है उसमें। व्याकरण, व्याकरण क्या है? जैसे कि मैंने आपको जब व्यवहारिक व्याकरण शुरू किया था तब भी बताया था कि व्याकरण क्या होता है। हम कोई भी एग्जाम देते हैं, किसी भी एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको शामिल होना है, लेकिन उसके लिए हमारी शर्त ये रहती है कि आपको 30 मार्क्स का ग्रामर, 30 मार्क्स का व्याकरण तो पढ़ना ही होता है। यही व्यवहारिक व्याकरण है। लेकिन इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? तो आइए जानते हैं इसकी परिभाषा से कि व्याकरण को पढ़ने की, इसको समझने की आवश्यकता क्यों है, पाठ्यक्रम में इसको डाला क्यों गया है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध बोलने, देखिए यहाँ पर व्याकरण एक शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और समझने के नियमों का बोध कराता है। मीन्स व्याकरण में हम ऐसी कई चीज पढ़ते हैं, कई चीज समझेंगे आगे, जो हमारे भाषा का हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराएगी। जैसे शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, उसे समझना, उसके कई नियम होते हैं। व्याकरण को आप ऐसे ही नहीं पढ़ सकते। व्याकरण के हर एक कंटेंट का एक नियम होता है, उसी नियम में रहकर आपको व्याकरण समझनी होती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और समझने के नियमों का बोध कराता है। दूसरे शब्दों में व्याकरण भाषा का विज्ञान है जो बताता है कि शब्द और वाक्य किस प्रकार सही ढंग से बनाए और उपयोग किए गए हैं। व्याकरण भाषा का विज्ञान है, आप इसे ये भी कह सकते हैं, ये भाषा का विज्ञान है, एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज जो बताता है कि शब्द और वाक्य किस प्रकार और सही ढंग से बनाए गए हैं या नहीं। मैं इसमें एक और एक चीज ऐड करना अगर चाहूं तो कई बार हम उच्चारण भी गलत करते हैं उसका। जब हम उसका उच्चारण गलत करते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हम, या तो वो क्षेत्रीय भाषा के आधार पर उसका उच्चारण गलत हो जाता है। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है, वो श को स कहते हैं और स को श कहते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा के आधार पर अगर हम देखें, इसके गलत होने का कारण ही ये है कि वो उस क्षेत्र में बोला जाता है। ऐसा जैसे कि कोई भी श से हमारे यहाँ पर
किसी का भी नाम लेना हो, कुछ बोलना हो, वो श से चालू हो रहा है, जैसे कि शुक्ला। लेकिन वो क्षेत्रीय भाषा का उनकी बोली पर ऐसे असर होता है तो वो शुक्ला का शुक्ला कर देते हैं, तो वो गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से वो गलत माना जाएगा। लेकिन अगर इस पे हम क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव देखें तो वो बिल्कुल सही है। तो व्याकरण हमें सही शब्दों का, सही अक्षरों का, उसे बोलने का, उसे समझने का ज्ञान कराता है। इसलिए व्याकरण हमारे लिए जरूरी है। चलिए जानते हैं व्याकरण, उसका कारण क्यों जरूरी है, उसका विवरण। शुद्ध भाषा का हमें ज्ञान कराता है, सही बोल सके, सही लिख सके और गलत प्रयोग के प्रभाव से बच सके। स्पष्ट अभिव्यक्ति, हमारी बात को हम सही ढंग से प्रकट कर सके। हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे विचार क्या है, वो हम सही ढंग से दूसरों तक प्रकट कर सके। साहित्य का आधार, ग्रामर में, व्याकरण में जब हम व्याकरण को यूज करते हैं, साहित्य में यूज करते हैं, तो उसका सही यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, हमें अगर ग्रामर की थोड़ी कम जानकारी होगी, मात्राओं की कम जानकारी होगी, तो उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमें इसका सही कारण जानना जरूरी है। जैसे कि साहित्य, कविताएं, कहानी, ये सब व्याकरण पर आधारित है। और हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि जब हम इसका अध्ययन करते हैं उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती। मानक भाषा, पूरे देश में एक समान भाषा का प्रयोग सुनिश्चित करता है। पूरा देश उस भाषा को क्यों माने? क्यों? क्योंकि उसका जो प्रयोग है वो सब मानते हैं, वो सही है। वैज्ञानिक दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से मानक भाषा को महत्व दिया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि मानक भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक लोग ज्यादा करते हैं, उनकी अलग अपनी भाषा होती है, लेकिन उसको सब मानते हैं। एक नई भाषा सीखना, नई भाषा सीखने में व्याकरण बहुत सहायक होता है। तो ये जाने हमने अभी व्याकरण क्यों जरूरी है, उसका कारण और उसका विवरण। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। व्याकरण के विभाग, जब भी हम व्याकरण पढ़ते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम जब पद पढ़ेंगे, जब मैंने आपको शब्दों के बारे में बताया, तब मैंने आपसे बताया था कि जब हम पद पढ़ेंगे उसमें पूरा का पूरा ग्रामर हमारा कवर होता है। और ये वही है व्याकरण के विभाग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण, वर्ण क्या होते हैं? जो हम अ से लेके ज्ञ तक को पढ़ते हैं, हमने देखा है, हमने सुना है, वही वर्ण कहलाते हैं। उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हर वर्ण अपने आप में कहीं ना कहीं से उच्चारित हुआ है, उसका कुछ महत्व है, उसका उच्चारण स्थान कहीं है। ये देखिए, आप वर्णों के प्रकार पढ़ेंगे, उच्चारण और प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। तो वर्ण जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि वर्ण अ से अह तक, ये अयोग वहा में होगा अह, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। परंतु क, जब भी हम व्यंजनों को बोलते हैं तो व्यंजन को बोलते समय हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार का पूरा अध्ययन हम वर्ण विचार में, शब्द विचार और वाक्य विचार में करेंगे। आइए जानते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण आप पहले देखेंगे, स्वर, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना इजीली बोले जा सके। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अ से लेके ओ तक 11 स्वर माने गए हैं। तो ये जो स्वर हैं, हम इन्हें बिना किसी व्यंजन के, बिना किसी मात्रा के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से इजीली बोल पाते हैं। परंतु जब हम व्यंजन बोलते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, व्यंजन क से ज्ञ तक,
जब भी हम इनको लिखते हैं, ग एक्चुअली संयुक्त वर्ण में आता है। ये ज और य से मिलकर बनता है य। चलिए, तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब भी हम व्यंजन को बोलते हैं तो बोलने में उसमें स्वर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अयोगवाह, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसमें पंचमाक्षर भी होते हैं, इसमें संयुक्त अक्षर भी होते हैं। पूरी वर्णमाला में इतनी चीजें हैं समझने लायक कि अगर उसको एक एक चीज को समझाया जाए तो पूरे 2 से 3 घंटे का टॉपिक हमारा ये कवर होगा। हम ये समझेंगे विस्तार से। अयोगवाह, अयोगवाह में अम और अह आते हैं। इसमें विसर्ग लगता है, एक में अनुस्वार लगाए। अ में देखिए अनुस्वार लगाए, अनुस्वार मीन्स बिंदी, और विसर्ग ये दो अपोजिट बिंदी, इस तरह से। तो ये अयोगवाह है। ये सारे वर्ण के ही भेद है और इनको समझने की आवश्यकता होती है। उदाहरण, राम शब्दों में 4 वर्ण है। अभी मैंने बताया हम कोई भी वर्ण बिना व्यंजन बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। देखिए राम, 4 वर्ण है इसमें, और वर्णमाला भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। शब्द विचार, दो या दो से दो वर्णों के अधिक मेल से बना सार्थक समूह शब्द कहलाता है। दो या अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द विचार में शब्दों के प्रकार, उत्पत्ति, रूप परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। जब भी शब्द, अब वर्ण सिंगल लेटर होता है, लेकिन शब्द दो अक्षरों से मिलकर सार्थक समूह बनता है, वह शब्द कहलाता है। अब इसकी प्रकार, उत्पत्ति, रूप परिवर्तन का अध्ययन हम शब्द विचार में करते हैं। शब्दों के प्रकार, परिभाषा और उदाहरण पढ़ेंगे विस्तार से। आइए जानते हैं वाक्य विचार। दो या दो से अधिक शब्दों का वह सार्थक और क्रमबद्ध समूह जो पूरा भाव व्यक्त करे वाक्य कहलाते हैं। वर्ण वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं, लेकिन वह शब्दों का समूह कैसा होगा? सार्थक होगा, तभी हम उसका कोई ना कोई मीनिंग निकाल पाएंगे। वो वाक्य कहलाता है। जानते हैं वाक्य के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे? अंग, भेद और रचना का अध्ययन हम करेंगे। जब मैंने वाक्य विचार आपको समझाया था तब मैंने उसके अंतर्गत आपको ये सारी चीजें भी विस्तार से समझाई थी। वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। एक उद्देश्य, एक विधेय, राम पढ़ता है, संयुक्त वाक्य, और किंतु, परंतु आदि से जुड़ा होता है। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, मिश्र वाक्य। एक प्रधान, एक आश्रित, जब, जो, तब, जैसे जैसे, वैसे वैसे, इस तरह से मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी कि जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। अब यहां पर हमने पढ़ा अभी वाक्य के भेद, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी विस्तार से आपको 14 प्रकार के वाक्य में बता चुकी हूं। मातृभाषा, तो आइए जानते हैं मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जो एक मनुष्य बचपन से ही अपनी माँ से, अपने परिवार से सीखता आया है। यह उसकी प्रथम भाषा होती है। मातृभाषा मनुष्य की सोच और अनुभव का सबसे सहज माध्यम होती है। मातृभाषा ऐसी भाषा है जो बालक अपने परिवार में अपनी माँ से सुनता है, माँ से सीखता है। उसे सीखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, वह स्वतः ही उसे अर्जित करते रहता है। वह परिवार की भाषा होती है, माँ की भाषा होती है, परिवार से और माँ से सीखता है। यही उसकी प्रथम भाषा कहलाती है। मनुष्य की सोच और अनुभव का सबसे सहज माध्यम होता है। हम हमारी
मातृभाषा में, जो भी हमारी मातृभाषा हो, हिंदी हो सकती है, निमाड़ी हो सकती है, मराठी हो सकती है, हम उसमें जिसमें हम कंफर्टेबल हो, जो हमारी भाषा है, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके, सहज तरीके से सीख सकते हैं। इवन तो लोग ट्रांसलेट भी करते हैं उसमें, जब उनको किसी और भाषा में बोलना होता है, पहले वो अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं। परिभाषा जन्म से सीखी जाने वाली पहली भाषा होती है। बच्चा इसे जन्म से ही सीखता है और यह बच्चे की पहली भाषा होती है। उदाहरण, हिंदी भाषी परिवार में पैदा हुए बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी। जैसे अभी मैंने बताया, हिंदी भी हो सकती है, मराठी हो सकती है, निमाड़ी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, तमिल तेलुगु हो सकती है, वो जो अपने परिवार में बोली जाती है। उसका महत्व, मातृभाषा में सोचना और बोलना सबसे स्वाभाविक होता है। मीन्स बच्चा जब इसे सुनता है, पहले सुनने के बाद वो बोलने की कोशिश करता है। जब वो बोलता है, वो आसानी से उसे ग्रहण कर सकता है, आसानी से उसे समझ सकता है, उसे इसे समझने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। यहाँ पर मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है वह भी दिया गया है। चलो, तो जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। उर्दू भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? नस्तालिक। सूर्य उदय, यहाँ पर एक संधि का उदाहरण आपको दिया गया है। सूर्य और उदय, सूर्योदय, यह किसका उदाहरण है? इस स्वर संधि का उदाहरण। भाषा के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। निम्न में से कौन सा व्याकरण का विभाग नहीं है? तो वर्णमाला तो है, कारक चिन्ह भी है, पढ़ेंगे इसको विस्तार से, काल भी है, परंतु चित्रकारी तो बिल्कुल भी नहीं है। चित्रकारी नहीं, अगर यहाँ चिन्ह होता तो फिर हम सोचते उसे कि अब क्या होगा, अब कौन सा सही आंसर होगा, क्योंकि चिन्ह चिन्ह तो होते ही थे। अभी हमने किसी भाषा में पढ़ा था, चीनी, चाइनीज लैंग्वेज के अंतर्गत डब्बे डब्बे जो अभी मैंने आपको बताया था। भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो राजभाषा 343 अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित की गई है। आइए जानते हैं भाषा और बोली। भाषा का क्षेत्र पूरे प्रदेश या देश में बोली जाती है, परंतु बोली जो होती है इसका क्षेत्र छोटा होता है, कुछ गांव और जिलों तक ही सीमित होती है। वो अपने वहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा ज्यादा बोली जाती है, ज्यादा समझी जाती है, उनका स्तर छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर पूरा प्रदेश और पूरा देश बोलता है। साहित्य, तो भाषा में विपुल साहित्य रचा जाता है। भाषा में तो कई साहित्य होते हैं। समझने वाली बात है कि बोली में साहित्य बहुत कम होता है या नहीं भी होता है। व्याकरण, भाषा का व्याकरण निश्चित और मानक होता है। भाषा के अंतर्गत कोई साहित्य लिखा जाता है, कुछ लिखने का कार्य होता है, उसका जो व्याकरण होता है, उसकी जो भाषा होती है, वो मानक होती है। मानक का मतलब यहाँ पे होता है एकदम प्योर, शुद्ध, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं होती, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें नहीं होती। बोली का व्याकरण अनिश्चित और अमानक होता है। बोली प्राय वहीं के लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो उसमें कई चेंजेस हो सकते हैं। ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो फैले हुए हो और लोग उसको मानते भी हैं। मान्यता, भाषा को सरकारी व सामाजिक मान्यता प्राप्त है। मीन्स भाषा में तो हमारे सरकारी कामकाज भी किए जाते हैं, तो उसको सामाजिक और सरकारी दोनों ही मान्यता प्राप्त है। लेकिन बोली का सामान्यतः सरकारी मान्यता बोली को प्राप्त नहीं होती। जैसे अभी मैंने बताया कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, तो उसको सीमित क्षेत्र के लोग समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, वो अपने एरिया की भाषा होती है, तो उसको बहुत ज्यादा मान्यता किसी चीज की प्राप्त नहीं होती। लिपि, भाषा की लिपि निश्चित होती है। मीन्स आपको पता है कि अगर आपको हिंदी में कुछ लिखना है, आप देवनागरी लिपि का प्रयोग करेंगे, लेकिन बोली की कोई निश्चित लिपि नहीं होती। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी और बुंदेली।
ये बोली है ब्रज भाषा, लेकिन इसमें समृद्ध साहित्य हमें मिलता है। ब्रज भाषा का अभी मैंने बताया सूरदास जी के द्वारा, जो कृष्ण भगवान की जो के बारे में जो लिखा, कृष्ण लीलाएं करी उन्होंने, वो सब ब्रज भाषा में थी। और अवधि के जो ज्ञाता माने जाते हैं, जो जनक माने जाते हैं तुलसीदास जी। उन्होंने रामचरितमानस लिखा था भगवान राम के ऊपर। बोली में साहित्य, ब्रज भाषा मथुरा आगरा क्षेत्र की बोली है। इसमें अत्यंत समृद्ध साहित्य, काव्य साहित्य रचा गया। बिल्कुल सही। इसमें ब्रज भाषा में बहुत अधिक जो ब्रज भाषा जो कविताएं होती है, मोस्टली साहित्य की हम लिटरेचर की बात करें तो उसमें हमें ब्रज भाषा ही देखने को मिलती है। अवधि अयोध्या अवध क्षेत्र की बोली है और इसमें मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ साहित्य मिलता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया तुलसीदास रामचरितमानस संपूर्ण अवधि में। जायसी की पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत बहुत अच्छी रचना है, उदाहरण आप देख सकते हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस के साथ कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सब भी अवधि भाषा में हमें देखने को मिलती है। भोजपुरी, भोजपुरी की हम बात करें तो भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बिहार की बोली है और इसका लोक साहित्य बहुत ही विशाल है। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल कहूं तो भोजपुरी में हम देखेंगे लोकगीत, लोक कहानियां, जैसे कि यहाँ का सोहर बहुत प्रसिद्ध है। ये वही भोजपुरी भाषा का होता है। मोस्टली बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, बच्चे के जन्म पर, कोई त्योहार पर, इस तरह के गीत यहाँ पर गाए जाते हैं, उसे सोहर कहते हैं। कविता आप देख सकते हैं, भिखारी ठाकुर की रचनाएं प्रसिद्ध कविताएं हैं। मैथिली बिहार क्षेत्र की बोली है और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। जो मैथिली भाषा है वो बिहार की बोली है, लेकिन उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। सभी हम देखेंगे उसे विस्तार से कि मैथिली भाषा को भी वहां पर स्थान दिया है। इसे विद्यापति में बहुत देर से सोच रही थी कि मुझे मैथिली के कोई कवि का कोई नाम क्यों नहीं याद आ रहा, जबकि मैंने पद्मावत विद्यापति को बहुत अच्छे से पढ़ा है। इनकी पदावली बहुत ही अच्छी रचना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथिली के आदि कवि कहे जाते हैं विद्यापति। ओके, ठीक है, चलिए। तो आज हमने जाना भाषा, लिपि, व्याकरण, मातृभाषा, बोली, विभाषा आदि के बारे में हमने जाना। ऐसे उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आपके कोई डाउट्स हैं आप मुझे बताएंगे। आपको इसके नोट्स चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, वहां आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, तब तक के लिए गुड डे।